Welcome back. We are going to now start with a new chapter from political science. आपका in your ninth standard already almost you are on 50% or 70% of your syllabus. Only two or one chapter is left. So we are starting with the next chapter. अब यहाँ से जो हमारे पहले दो चैप्टर्स थे, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, वाज प्रेटी इजी. अभी ये जो चैप्टर है ना, दिस इज नॉट, ऐसा नहीं कि इजी नहीं है, लेकिन ये काफी लंबा है. एंड द क्वेश्चंस यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग विल बी लॉन्ग. तो यू हैव टू बी डबल ट्रिपल श्योर कि आप इस क्वेश्चंस को कैसे लर्न करते हो. तो बच्चे, अगर हम एसएसटी की बात करते हैं तो द मेन थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन एंड वी नीड टू राइट द आंसर्स अकॉर्डिंगली, जो आप लोग अभी तक कर रहे हैं. ये जो चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एंड दिस विल बी अ कोरिलेटेड चैप्टर टू 10th स्टैंडर्ड. आपका एक है उसमें एक पहला चैप्टर पावर शेयरिंग. It is correlated to it. It is not exactly, but correlated. Because उसका जो सेकेंड पोर्शन है वो हम लोग जो है वहां पढ़ने वाले हैं. जो इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आपको पता है इंडिया इज हैविंग अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये कैसे चलता है, हाउ डज इट वर्क. डेमोक्रेसी तो हमने लर्न कर लिया, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी. हमने ये भी देख लिया कि हमारी कंट्री के अंदर वी आर हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्न करता है, जो रूल करता है, दैट नो गवर्नमेंट मिस यूजेस द पावर. लेकिन ये पावर को हम शेयर कैसे करते हैं, मतलब कौन है जिसके पास ये पावर है, एंड हाउ डू दे कम इन टू द पावर. And that where this question comes, working of institutions. In India you have, मतलब हमारे यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो we have two kinds of sharing of the power. One is which is called as horizontal, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये हमारे होते हैं द लेजिस्लेटिव्स, दोज हु मेक द लॉ. द एग्जीक्यूटिव्स जो इन लॉस को इंप्लीमेंट करते हैं, एंड जुडिशरी जो कि एनी डिस्प्यूट हो या ये लॉ ठीक बने हैं या नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं या नहीं, इसको गवर्न कर. एंड द सेकेंड वे इज द यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द लोकल गवर्नमेंट्स, जिनको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ चैप्टर इन क्लास 10. अभी हमें उसके बारे में नहीं सोचना. जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो ये वाला है कि ये लेजिस्लेटिव्स कौन होते हैं, ये एग्जेक्टिव्स कौन होते हैं, ये जुडिशरी हमारी कहां से आती है. सो दीज आर ऑल अंडर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. तो देर इज अ स्टार्टिंग, आपकी बुक के अंदर देर इज अ केस स्टडी कि एक, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि देर इज सम रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन है. मतलब कि शेड्यूल कास्ट के लिए इतना है, शेड्यूल ट्राइब के लिए इतना है, ओबीसी के लिए इतना है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, एंड मेनी ऑफ अस डेफिनेटली ग्रम्बल बिकॉज इट एक्चुअली डिवाइड्स अस, है ना. तो ये जो ओबीसी के लिए कोटा था ये कैसे आया था, मतलब हाउ डिड इट कम, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. तो देर वॉज अ टाइम, मतलब कि एक काफी रिसर्च हुआ था, एंड इट वॉज फाउंड कि पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड क्लासेस,
बैकवर्ड क्लासेस, इनको जो है किसी भी तरीके की फैसिलिटीज नहीं मिलती। तो उसके लिए एक कमीशन सेट किया गया था। क्या सेट किया गया था? कमीशन। और उस कमीशन का नाम था मंडल कमीशन। बहुत ही इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, मंडल कमीशन। एंड व्हेन बीपी मंडल जो थे, ही वाज द, मतलब कि वो इसके मेन वो थे। तो ये जो कमीशन थी, नॉर्मली जो कोई भी लॉ बनता है ना, उससे पहले गवर्नमेंट कमीशन सेट करती है टू फाइंड आउट द ट्रू पिक्चर, सही में क्या हो रहा है। एंड देन ये जो कमीशंस होती हैं, देर आर मेनी कमीशंस, हमारे यहाँ बहुत सारे कमीशंस हैं। कुछ आपके टेम्पररी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। जैसे पे कमीशन हमारा परमानेंट है। दे दे रिलेट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ सैलरीज एंड ऑल। तो ये इस कमीशन ने, मंडल कमीशन जो है, इन्होंने जो है, दे सेड, उन्होंने जो है बोला कि जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, मतलब नॉट शेड्यूल्ड कास्ट, नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब, कुछ और भी लोग हैं जो बैकवर्ड हैं, दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ एनी गवर्नमेंट पॉलिसीज। और इसी को उन्होंने जो है रेकमेंड किया that if 27% of the total गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं, उनमें अगर इनको जो है देर इज अ कोटा, रिजर्वेशन मिल जाए, यानी कि उन 27 सीट्स पर सिर्फ यही लोग, दे आर ओनली एलिजिबल, तो मे बी दे ऑल आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड। और इस तरीके से आपका जो मंडल कमीशन था, इट रेकमेंडेड, मैंने क्या बताया कि मंडल कमीशन जो है, इट रेकमेंडेड, नाउ इस रेकमेंड उन्होंने किया था, इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, सिर्फ रेकमेंड किया था कि भाई जितने आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या जॉब्स हैं, उनमें 27 सीट्स पर इन लोगों को दिया जाए। नाउ दिस, ये जो रिकमेंडेशन था, इसको पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना मुद्दा बनाया, दे मेड इट देयर मैनिफेस्टो। एंड उस वक्त एक बहुत फेमस पार्टी थी, जनता पार्टी, उसके जो लीडर थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, याद रखना, ही सेड, उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में बोला था कि इफ माय पार्टी कम्स इनटू पावर, if my party comes into power, I will implement this immediately. मैं इस रिकमेंडेशन को इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दूंगा। एंड उस इलेक्शन में जनता पार्टी वन द इलेक्शंस, राइट। पहला क्या था? मंडल कमीशन हैड बीन फॉर्म्ड। सेकेंड क्या था? मंडल कमीशन recommended 27% कोटा फॉर ओबीसी। थर्ड, जो पॉलिटिकल पार्टी से दे took it this in their campaigns, and Janata Party claimed if their party comes into power, they will implement this, and they won. Right now, when विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, नाउ व्हेन विश्वनाथ, जनता दल जब आया, वीपी सिंह, तो ही वाज, इलेक्शन जीतने के बाद प्रेसिडेंट जो है, ही कॉल्स द लीडर ऑफ द पार्टी विच विंस द इलेक्शन। जिस पार्टी ने इलेक्शन को विन किया होता है, उस पार्टी के लीडर को जो है प्रेसिडेंट बुलाता है और उसको जो है इनवाइट करता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चा। He was invited and he formed the government, and Vishwanath Pratap Singh became the prime minister.
और जैसे ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ही मतलब कि उन्होंने इस मतलब कि जो रिकमेंडेशन था उसको इम्प्लीमेंट करने का दे टुक द डिसीजन। एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने इस रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट में भेजा एंड ही गॉट द सपोर्ट एंड दिस वाज द लॉ वाज पास्ड। क्या हुआ था? लॉ वाज पास्ड। ठीक है। किसने बुलाया था उनको बनाने के लिए? प्रेसिडेंट ने। एंड व्हाट ही बिकेम? प्राइम मिनिस्टर। Then the law was passed, and then the decision was sent to the personals and training department, यानी कि executives, the permanent executives. और इसके बाद 13 अगस्त को द ऑफिशियल ऑर्डर वॉज इश्यूड दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इस दिन के बाद ये आपका था, दिस वॉज अ गवर्नमेंट ऑर्डर, ये ऑर्डर इश्यू हुआ दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 27% ऑफ द टोटल सीट्स में आपको जो है ओबीसी के लिए भी देयर विल बी रिजर्वेशन। तो अभी तक हम लोगों ने किस किस का काम देखा? मंडल कमीशन का देखा, फिर पॉलिटिकल पार्टी, फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एंड जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया यानी कि द डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। राइट। अब इंप्लीमेंट तो हो गया, लेकिन इंडिया के अंदर वन ऑफ द वर्स्ट वायलेंस भी हुआ। दिस मंडल कमीशन वॉज डिबेटेड। बस मतलब कि देयर वर नंबर ऑफ डीटीसी बसेस विच वर मतलब कि जिसको जलाया गया, दे वर बर्न्ड, मेनी पीपल वर इंजर्ड, देयर वाज वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। किसी ने सपोर्ट किया तो किसी ने अपोज किया। अल्टीमेटली द केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, और इस केस का नाम था यूनियन वर्सेस इंदिरा साहनी। यूनियन जो गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी कर रहे थे, एंड इंदिरा साहनी जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव थी। एंड अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सही है, ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सही है, बिकॉज द पीपल हु आर बैकवर्ड दे शुड ऑल्सो बी गिवन द चांस। बट इनमें जो लोग रिच हैं, क्रीमी लेयर, मतलब यहां मैंने लिखा हुआ ना क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर मतलब इनमें भी कुछ लोग हैं जो रिच है, दोज हु कैन अफोर्ड, उनको जो है ये दे शुड नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, इट शुड ओनली रीच टू द पुअर पीपल। और इस तरीके से जुडिशरी ने अपना रोल जो है उसको अदा किया। तो अब हमने इस पूरे केस स्टडी में कितने लोगों को पढ़ा? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, द लेजिस्लेटर्स एंड जुडिशरी। और इन्हीं लोगों को हम डिवाइड करते हैं इनटू लेजिस्लेटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, और इन्हीं को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस, और इन्हीं को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब वो कैसे पावर शेयर कर रहे हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो द वेरी फर्स्ट इज, व्हाई डू वी नीड लेजिस्लेटर्स, व्हाई डू वी नीड एग्जीक्यूटिव्स, और व्हाई डू वी नीड जुडिशरी? जो लेजिस्लेटर्स हैं दे आर द अपॉइंटेड, दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मैंने दो वर्ड्स कहे हैं क्लास 9, एक अपॉइंटेड, दूसरे इलेक्टेड। तो लेजिस्लेटिव्स हमारे हैं एग्जीक्यूटिव्स, जिनको आईएएस, आईएफएस, आईपीएस के थ्रू हम लेकर आते हैं, एंड जो एमएलए एमपीज है वो, एंड देर आर पीपल इन द जुडिशरी जो हमारे वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल।
So we need institutions so that there is someone who is responsible for the welfare of the country, and also there should be people जो इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके उनकी रखवाली भी करते हैं. अब गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है. इस बार आपके एनडीए है, अगली बार हो सकता है और कोई हो. तो गवर्नमेंट चेंजेस, लेकिन लॉ चेंज नहीं होते हैं. जो दूसरी गवर्नमेंट आती है वो भी इन्हीं लॉज को फॉलो करती है या इन्हीं में कोई एडिशन या मॉडिफिकेशन करती है. तो somebody is there who is responsible for implementing and holding these decisions. And if there is any conflict, then there is judiciary जो इनकी मतलब कि दे सी कि ये जो decisions हैं they are constitutional, there is no misuse of power. और इसी को हम बोलते हैं institutions, right? तो now in if you see legislature किसको बोलते हैं? The prime minister, उनके जो कैबिनेट्स हैं वो लोग सारे लेजिस्लेचर में आते हैं. एग्जीक्यूटिव्स होते हैं एमपीज, एमएलए, आपके सिविल सर्वेंट्स. दो तरीके के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. एक परमानेंट जो आपके आईएएस आईपीएस वगैरह है जिनको हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, एंड दूसरे आपके पॉलिटिकल एमएलएज, एमपीज. ये देखते हैं कि these decisions are implemented. And finally, the judiciary, which settles the dispute. So this is the very first part. Now, आपके पेपर में आएगा, अब आता है कि हमारा लेजिस्लेटिव कौन है. तो लेजिस्लेशन मीन्स मेकिंग लॉ. लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? लॉ को बनाना. तो हाउ द लॉज आर मेड. हमारे यहाँ लॉ कैसे बनते हैं? सुबह कोई उठा और उसने आके बोला लॉ बन गया? नो. इंडिया के अंदर नो लॉ इज मेड ऑन इट्स ओन. इन इंडिया ईच एंड एवरी लॉ बनने से पहले, इट इज कॉल्ड एज बिल. उसको हम क्या बोलते हैं? बिल. ये वो आपका वाला बिल नहीं है. बिल इज अ ड्राफ्ट. ड्राफ्ट मतलब अ टेम्पररी, एक मतलब कि दैट्स ओनली अ रफ वन. I'm sorry, there was an electric problem. Now, bill is a draft. और इसको जो है एक लॉ बनाते हैं when the bill is debated in some area. तो जो बिल होता है इन इंडिया, हमारे यहाँ पर जो हाईएस्ट फॉर्यूम है, आई रिपीट, द हाईएस्ट फॉर्यूम इन इंडिया इज पार्लियामेंट. In India, it is Parliament which is responsible for all the debates. 3 marker या 2 marker question. यहीं पर आपके जितने भी फाइनेंशियल जो हमारे एरियाज होते हैं इनको डिबेट किया जाता है. And in India, in the Parliament, we have 2 houses. One is Lok Sabha, यानी कि the Sabha of people. This is called as lower house. Now it का meaning बच्चा, lower house का मतलब ये नहीं है कि इसकी पावर कम है. इसका मतलब है it is people's power. And second is राज्य सभा. हमारे जितने भी आपके स्टेट्स हैं, the 28 states, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, they are there. लोकसभा को हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, ही इज द वन जो लीडर होते हैं. एंड वी ऑल्सो हैव स्पीकर्स
एंड फॉर राज्यसभा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो एंड स्पीकर राज्यसभा के, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेकोरम। इन लोकसभा ऑल द बिल्स, जितने भी हमारे बिल्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारा इश्यू होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिबेटेड एंड देन इट बिकम्स अ लॉ, राइट। और ये आपके जो है फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट है, दैट इज इट इज द फाइनल अथॉरिटी वेयर वी मेक द लॉ। इट इज द वन जहां आपके जितने भी हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर द वन, जो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड हिज द एमपीज, एमएलएस। इट कंट्रोल्स ऑल द मनी पावर एंड द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्कशन। आपके बुक में ये लेफ्ट साइड में है, दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड। इन लोकसभा आपके पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर, डिफरेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा हमारा जो है, जो इलेक्शंस होती हैं, जनरल इलेक्शंस, द इलेक्शंस विच आर कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया, उनमें जो 543 हमारे कॉन्स्टिट्युएंसीज के जो लोग जीत कर आते हैं, प्लस देर आर 2 एंग्लो इंडियंस। नाउ यू माइट थिंक कि व्हाई 2 एंग्लो इंडियंस। ये एंग्लो इंडियंस वो लोग हैं जो ब्रिटिश के जाने के बाद भी यहीं सेटल हो गए थे, टू गिव देम अ फेयर रिप्रेजेंटेशन, उनको भी बराबरी देने के लिए 2 मेंबर्स आर देयर फ्रॉम एंग्लो इंडियन ग्रुप। एंड इनमें जो ये 543 जो हमारे 2/3 होते हैं, वी दे आर इलेक्टेड बाय वी, हम लोग इनको करते हैं। एंड लोकसभा का जो टर्म होता है वो 5 इयर्स का होता है, और अपने आप ये डिसॉल्व, ये मतलब कि डिसॉल्व हो जाता, मींस डिसॉल्व का मतलब, मान लो आपने पिछले उसमें पढ़ा था मिड टर्म पोल, मान लो द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू रन, देन द Lok Sabha is dissolved. In case the Prime Minister or his Council of Minister resigns, या फिर जब इलेक्शंस होते हैं उनमें भी सारे के सारे मेंबर्स जो हैं पहले छोड़ देते हैं, फिर दोबारा बनते हैं, नया गवर्नमेंट बनता है, चाहे वही पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो डिसॉल्व, मतलब जो लोकसभा होता है उसको डिसॉल्व किया जाता है। Whereas in राज्यसभा वी हैव 250 मेंबर्स, लेकिन इनमें 238 होते हैं जिनको उनके जो स्टेट्स हैं, जैसे यूपी है, पंजाब है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोग इनको नॉमिनेट करते हैं, और हर स्टेट से इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता। यूपी से ज्यादा है, गोवा से 1 है, दिल्ली से 1, बिकॉज दिल्ली इज स्मॉल, गोवा इज स्मॉल, वेर एज उत्तर प्रदेश इज लार्ज, राजस्थान इज लार्ज। तो इनमें जो है आपके राज्यसभा के जो मेंबर्स को वहां से नॉमिनेट होते हैं, दे आर नॉमिनेटेड बाय देयर ओन स्टेट्स, वहां उनके जो उनका पार्लियामेंट होता है, दैट इज आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां उनका लोक इलेक्शन होता है, देन दे आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। और इनमें से 12 जो मेंबर्स होते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये लोग होते हैं जो डिफरेंट एरियाज में काम करते हैं, लाइक एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चर, ऐसे जो आपके एरियाज हैं, ये लोग उनके लिए काम करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, लाइक द फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, ही वॉज अ राज्यसभा मेंबर। अमिताभ बच्चन जी की जो वाइफ है, शी हैज बीन कॉन्स्टेंटली राज्यसभा मेंबर। हेमा मालिनी, she was there but later on now she is in the political party only, वो तो अभी एमपी ही है। तो राज्यसभा में 250 मेंबर्स हमारे टोटल होते हैं, एंड इनका टर्म होता है 6 इयर्स, एंड दे आर परमानेंट। मतलब परमानेंट मतलब ये नहीं कि वो एक बार इलेक्ट हो गए, तो इसका मतलब ये होता है कि दे आर री इलेक्टेड इफ दे वांट टू। जैसे जया बच्चन हैज बीन री इलेक्टेड, तो उनके जो स्टेट है वो उनको री इलेक्ट करते हैं, एंड देन इट इज नॉट डिसॉल्व, उसमें
चलता रहता, एक सर्कल चलता रहता, जैसे 6 साल मेरा खत्म हो गया, फिर दूसरा कोई आ जाएगा, तो ये सीट खाली नहीं रहती। नाउ द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन। बट लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर देन राज्यसभा। वाई? मतलब लोकसभा को हम लोअर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें जो लोग आते हैं, जो आपके मेंबर्स होते हैं, दे आर इलेक्टेड थ्रू कॉमन पीपल, वेर वो लोगों का सभा है, एंड राज्यसभा इज नॉमिनेटेड बाय द स्टेट्स। लेकिन जो लोकसभा में जो लोग हैं, 543 मेंबर्स जिसके, और जिनमें से 2/3 आर द रूलिंग पार्टी, दे हैव मोर पावर देन राज्यसभा। व्हाई? द सिंपल क्वेश्चन इज, लोकसभा इज द सभा ऑफ कॉमन पीपल। तो नॉर्मली जितने भी हमारे लॉ होते हैं, जो भी हमारे बिल्स होते हैं, दे आर पास्ड इन बोथ द हाउसेस। पहले लोकसभा में उसको डिबेट किया जाता है, एंड देन इट गोज टू राज्यसभा, एंड राज्यसभा जो है किसी भी जो आपके बिल होता है उनमें चेंजेस कर सकती है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकती है। देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट एंड फाइनली इट बिकम्स अ लॉ। तो नॉर्मली इट इज पास्ड, बट कई बार क्या होता है, देयर माइट बी सम डिफरेंस, राज्यसभा ना माने, तो देन देयर माइट बी अ जॉइंट सेशन, मतलब दोनों के मेंबर्स को साथ में बिठाया जाता है, एंड आपके मेजॉरिटी वोट्स के थ्रू उसको पास किया जाता है। समटाइम्स आपके जो मनी बिल है, यानी कि जिसमें पैसे का होता है, उसमें लोकसभा इज ओनली मोर रिस्पॉन्सिबल। राज्यसभा उसको मैक्सिमम 14 डेज अपने पास रख सकती है, लेकिन अगर लोकसभा डज नॉट वांट टू मेक एनी चेंज, तो राज्यसभा कैन नॉट एक्सरसाइज एनी पावर, वो जबरदस्ती नहीं कर सकती, इट हैज टू पास इट। ऐसा क्यों? This is because Lok Sabha deals with the people and it works for the welfare of the people. Rajya Sabha majorly works for the welfare of the state. इसीलिए लोकसभा जो है, it has got more power. Similarly, in लोकसभा अगर किसी एक मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया जाए, मतलब कोई ऐसा मुद्दा आ गया, सम इश्यू इज देयर, एंड द मिनिस्टर्स आर मतलब कि नॉट कन्विंस्ड, और वो पास, अब वो बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे ही बोला जाता, वोटिंग होती है, एंड इफ पीपल, मैक्सिमम पीपल ने नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट किया है, तो जो मिनिस्टर और जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, दे हैव टू क्विट। वेरस राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो दैट इज व्हाई लोकसभा हैज मोर पावर देन राज्यसभा। ये जितने पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हम लोग जो है लर्न करें। द नेक्स्ट इज, लोकसभा में जो लोग काम करते हैं उनमें आपके होते हैं दो, आपके जो एमपीज हैं, एमपीज कौन है? दोज हु आर बीन इलेक्टेड, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, दे आर ऑल पॉलिटिकल, and there are some people who are appointed through the selection, through the exams, and they are called as permanent. और दोनों को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव्स। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आपके होते हैं दोज हु आर इलेक्टेड बाय पीपल फॉर स्पेसिफिक पीरियड, 5 years. We directly elect them and they are the one who take decision for us. वेरस जो परमानेंट है, वो हम में से कोई ऐसा इंसान जो पढ़ के लिख कर आईएएस की, यूपीएससी के एग्जाम देकर, दोज हु बिकम सिविल सर्वेंट्स, दे आर द वन हु आर द परमानेंट, एंड दे डोंट हैव एनी टेन्योर। वो या तो रिटायर होते हैं या जॉब छोड़ते हैं। दे वर्क अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स।
और कई बार ये क्वेश्चन हमारे यहाँ आता है कि व्हाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर मोर पावरफुल देन परमानेंट, क्योंकि ये तो आयरॉनिकल है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को पहले पढ़ना पड़ता है, आईएएस की एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और बाद में वो लोग जाकर ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के नीचे काम करते हैं जो मे बी इलिटरेट्स हो। तो ऐसा क्यों? एंड परमानेंट इसीलिए बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी आएगी और जाएगी, लेकिन देयर जॉब, अगर वो मजिस्ट्रेट हैं, डेप्यूटी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, इफ दे आर, देयर जॉब विल बी द सेम। तो व्हाई दे डोंट हैव दैट मच पावर? 3 marker question. 3 marker question. This is a 3 marker question. इन डेमोक्रेसी पीपल सुप्रीम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को हम चूज करते हैं। अगर कोई भी डिसीजन, अगर कोई भी पॉलिसी हमारे लिए नहीं बना है, तो हम जाकर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं पूछेंगे। वी विल बी आस्किंग द पॉलिटिकल पार्टी। अगली बार जब वो इलेक्शंस होते हैं तो वी डोंट गिव द वोट्स टू देम, हम उनको वोट नहीं देते हैं। सो दे आर आंसरेबल, they are the one who are responsible for making all the policies for us. So that is why political executives have more power than permanent. Permanent जो है, they work under the ministers, लेकिन ministers अपने आप ही कभी कोई काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है जो फाइनेंस मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है वो अपने आप डिसीजन लेते हैं, तो नो, they first of all take the decision of all these permanent executives. क्यों? क्योंकि ये जो permanent executives होते हैं, they know the law, they are more confident about the constitution, क्योंकि यूपीएससी जब आप पास कर रहे हो तो यू हैव टू पास ऑल, तो दे आर मोर नॉलेजेबल। तो इनके नॉलेज को मिनिस्टर्स यूज करते हैं and then only they make the decisions. A minister may be educated or not educated, लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो तो होते ही एजुकेटेड हैं। तो उनसे, उनके पहले उनसे जो है एक्सपर्ट एडवाइस लिया जाता है, एंड देन द मिनिस्टर मेक्स द डिसीजंस। सो दे आर इनडायरेक्टली देयर फॉर द डिसीजन मेकिंग। लेकिन आपके जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर द वन जिनको हमने चूज किया है। अगर कल कुछ भी गलत होता है तो इट इज दे जिनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। दैट इज वाई, राइट। द नेक्स्ट इज, आपके सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज पार्लियामेंट। इन इंडिया वी हैव 2 हाउसेस। हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम है वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटिश। हमने अपना जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश से लिया है, जहां आपके 2 हाउसेस है, वेयर एज इन मेनी ऑफ द कंट्रीज दे ओनली हैव 1। हमारे यहाँ पार्लियामेंट इज अ मेजर इंस्टीट्यूशन जहां आपके सारे के सारे डिसीजंस डिबेट होते हैं। इट इज द वन विच इज डिसाइडिंग, एंड इन पार्लियामेंट वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में आपके परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एंड राज्यसभा में आपके जो नॉमिनेट होते हैं, they are nominated by their states, respected states, as well as the president. Now पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंदर ही हमारे मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं, जिनके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है, he has to have a council of minister. काउंसिल मतलब एक ग्रुप जो मिलकर रूल्स को बनाते हैं। और इन इंडिया वी हैव 3 kinds of ministers who work under the prime minister. One is cabinet, मतलब जैसे डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब दे आर द टॉप लेवल लीडर्स होते हैं इनके, ये मिनिस्टर्स। दे आर द इंचार्जेस ऑफ मेजर मिनिस्ट्री, और जब भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी मीटिंग रखेंगे दे हैव टू अटेंड। सेकेंड इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज।
छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज होती हैं, टेक्सटाइल्स, पावर, इनमें हमेशा इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स में इन मतलब की जाने की जरूरत नहीं है। अगर इनसे रिलेटेड इश्यू है तो ही ये लोग जाते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट। एंड ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, दे आर बिगर मिनिस्टर्स, इनको असिस्ट करते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो हमारे यहाँ जो मेजर है, और आपके पेपर का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फंक्शन, नोट इट एनीवेयर। The Prime Minister is the most important political institutional leader of our country. He is chosen through the people. जो पार्टी जो है जीतती है, वो डिसाइड करते हैं कि उनका लीडर कौन होगा, यानी कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एंड राइट नाउ करेंटली वी आर हैविंग नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर, हु इज नाउ इन हिज थर्ड टर्म। 2014 में उनका स्टार्ट हुआ था, फिर 2019, और अभी जो हुआ उनमें भी। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पेपर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल वेलफेयर। जितने भी आपके कैबिनेट्स हैं, यानी कि जो मिनिस्ट्रीज हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं वो यही ऑर्गेनाइज करते हैं। जितने डिपार्टमेंट्स हैं इन सब में कोऑर्डिनेशन करना, वेदर दे आर वर्किंग अकॉर्डिंगली। ही इज द वन हु विल डिस्ट्रीब्यूट और रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब अगर उनको लगता है कि ये मिनिस्टर अच्छा नहीं है, वो उनको दूसरा काम दे सकते हैं, या उनको लगता है ये मिनिस्टर इस पोस्ट पे ज्यादा अच्छे से काम करेगा, ही कैन चेंज। एंड इन एनी केस, ड्यू टू एनी फैक्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है, उनके साथ द एंटायर मिनिस्ट्री हैज टू क्विट। एंड ही इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशनल लीडर इन आवर कंट्री। आपका ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम। As I said, there are 2 forms of government. In countries like US, we have presidential government. अभी आपको पता है ट्रम्प और हैरिस के बीच में जो है, देयर इज, वहां पॉलिटिकल पार्टीज जो है, दे आर नॉट कंटेस्टिंग, द लीडर्स आर कंटेस्टिंग। अगर जीतेगी तो कमला हैरिस या ट्रंप जीतेगा, नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी। एंड व्हेन दे विन, उसके बाद वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज किसको अपने साथ रखना चाहते हैं, ये वो डिसाइड करते हैं। एंड उनके सिस्टम में क्या होता है, इवन इफ द मिनिस्टर, यानी कि उनके नीचे जो काम कर रहा है उनमें से कोई मिनिस्टर रिजाइन भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। इन द पार्लियामेंट, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, and he is elected by the people, and if he resigns due to some issue, then the entire cabinet has to resign. India has a parliamentary system. अब सेकेंड हमारे आता है द प्रेसिडेंट। अगेन प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एंगल से आई कैन नॉट से कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज कॉल्ड एज हेड ऑफ स्टेट। याद रखना, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। 1 मार्कर क्वेश्चन है, असर्शन इन रीजन में भी आ सकता है। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, वेयर एज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब पूरे देश का, ही इज द हेड, एंड ही इज कॉल्ड, ही और शी इज कॉल्ड एज द फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट, मतलब उन्हीं के नाम से सब कुछ होता है। एंड नॉर्मली हिज और हर पावर इज लाइक द सेरेमोनियल, मतलब उनका मेन पावर नहीं होता, कहने का मतलब है वो मेन पावर में नहीं रहते हैं। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते, हाउ इज द प्रेसिडेंट चूजन? जितने भी आपके स्टेट्स हैं, इनमें जो एमएलएज होते हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं,
और पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स हैं, ये लोग जो है, मतलब नॉमिनेशन होती है, इनकी भी नॉमिनेशन होती है। एंड व्हेन द नॉमिनेशन इज देयर, प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, मतलब ऑलरेडी कोई मिनिस्टर है उसको भी नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट, या किसी बाहर के इंसान को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। लाइक हमारे यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ही वॉज नॉट मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बट ही वॉज नॉमिनेटेड। तो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर को नॉमिनेट करती है। अगर वो ऑलरेडी गवर्नमेंट में काम कर रहा है एज एमपी मिनिस्टर, तो पहले उसको रिजाइन करना पड़ता है। और अगर वो एक्सटर्नल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये लोग क्या करते हैं, जब इनको नॉमिनेट कर दिया जाता है तो देयर इज अ डेजिग्नेटेड डेट, जब इस प्रेसिडेंट को, मतलब कि उनका टेन्योर खत्म होता है, उससे पहले उसका मतलब कि डेट फिक्स किया जाता है। एंड ऑल द एमएलएज एंड एमपीज, इसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ये कोई कॉलेज नहीं है, मींस ऑल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, वो लोग इनको वोट देते हैं। एंड द वन हु गेट्स द मैक्सिमम वोट, इसका मतलब अलग तरीका होता है, विच इज इन 11th स्टैंडर्ड, वो इंसान जो है ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज ओवरऑल, जो गवर्नमेंट काम करती है उसको सुपरवाइज करता है। इट मे कॉल द प्राइम मिनिस्टर टू आस्क अबाउट द डिसीशंस। ऑल द लॉ, जितने भी लॉ बनते हैं ना, वो कभी गवर्नमेंट के नाम से नहीं बनते, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से बनते हैं। हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, गवर्नर्स हैं, इन सब का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, इट इज अपॉइंटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। इंडिया किसी भी कंट्री के साथ कोई भी अग्रीमेंट ट्रेटी साइन करती है तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइंड आता है, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। और हमारे जितने भी डिफेंस फोर्स हैं, तीनों डिफेंस फोर्स के जो सुप्रीम कमांडर है वो भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। शी और ही हैज द पावर्स, जिनको हम एग्जीक्यूटिव पावर कह सकते हैं, फाइनेंशियल पावर्स, मतलब एट सर्टेन टाइम्स ही और शी में आस्क फॉर द आंसर्स। एंड बाय चांस किसी ऐसे इलेक्शन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई मेजॉरिटी नहीं मिला, तो प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर होता है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे उसको मेजॉरिटी मिले या ना मिले, उसको बोल सकती है टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड प्रूव द मेजॉरिटी। एंड इन एनी केस, कोई भी हमारे यहाँ पर जो आपके क्रिमिनल केस होते हैं, जिनको जिनमें हैंगिंग होता है, उसको जो है स्टॉप करने का जो स्पेशल पावर होता है, दैट इज ऑल्सो विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सम एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूशन करने का, कुछ फाइनेंशियल पावर्स होते हैं, कुछ आपके स्पेशल पावर्स होते हैं। ये जो 6 हमने लिखे हैं, मैंने लिखा है ना, दीज आर द वन विच यू हैव टू लर्न। The third one in our country is the judiciary. And Indian judiciary is said to be the most powerful judiciary in the world because हमारा जो judiciary है, it comprises of district court, high court and supreme court. कोई भी आपस में झगड़ा है, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा है, दो स्टेट के गवर्नमेंट्स के झगड़ा है, या स्टेट और यूनियन के बीच में झगड़ा है, ऑल दीज डिस्प्यूट्स आर हैंडल्ड एट डिफरेंट कोर्ट्स। और इनके जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्लास 9, इनके जो मतलब किस एरिया में ये लोग कर सकते हैं, ये स्पेसिफाइड है। Supreme Court is called as the apex or the highest court of India. There are some cases जो हाई कोर्ट से सुप्रीम में जाते हैं, एंड देर आर सम केसेस जो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हैं। इट इज द वन विच कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर उनको लगता है गवर्नमेंट हैज मेड सम लॉ अगेंस्ट, इट कैन डिक्लेयर इट इनवैलिड।
सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज द वन विच कैन ऑल्सो डिक्लेयर, मतलब इट हैज वन विच हम जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कोई भी लॉ बनता है तो इट कैन ask the government to present it, और अगर उनको लगता है the law is not in favor of the welfare, they can ask it to मतलब कि remove it. And हम common people, if we are putting any litigation, शिकायत, public interest litigation, that ये जो law बना है this is against the welfare of public, it can also take it. हमारे जितने भी राइट्स हैं, जो आपका अगला चैप्टर होगा, उसको गार्ड भी करता है हमारा कोर्ट. तो दिस इज हाउ हमारा जो कोर्ट है इट इज वेरी पावरफुल. एंड फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स द कोर्ट हैज बीन वर्किंग वेरी एक्टिवली. हालांकि हमारे यहाँ पर कोर्ट में मूवीज में काफी दिखाते हैं, तारीख पे तारीख ये होता है रियलिटी में, बट स्टिल इफ वी सी देयर हैव बीन सो मेनी इंसिडेंट्स जहां द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन स्ट्रॉन्ग डिसीजंस. अब आपके पेपर के अंदर आता है व्हाई इज इंडियन जुडिशरी कॉल्ड इंडिपेंडेंट. अभी हमने ऊपर पढ़ा था लेजिस्लेटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी, और मैंने आपको बोला था इनको हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं. लेजिस्लेटिव के पास अपने पावर्स हैं. The legislators have their own powers and they are independently responsible. Similarly, the executives have their powers where they can implement it. And judiciary also has their independent power. But they also can check and balance each other. Like अगर legislative गलत कर रहा है तो judiciary देख सकता है, executive गलत कर रहा है तो legislative देख सकता है. एंड इन केस जुडिशरी में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इट हैज कम इन इंडियन हिस्ट्री, मतलब इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसे कई बार हुआ है, तो देन देयर इज एन इम्पीचमेंट मोशन जिसके थ्रू हम जुडिशरी को भी कर सकते हैं. बट द जुडिशरी इन इंडिया इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एनी लेजिस्लेचर. मतलब लेजिस्लेचर अपनी मर्जी से, जैसे हमने पाकिस्तान का पढ़ा था कि परवेज मुशर्रफ ने अपने अकॉर्डिंग लॉ को चेंज किया था, तो इन इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल. इनफैक्ट इंडिया के अंदर एक ऐसा देयर इज वन इंसिडेंट व्हेन द लेजिस्लेटिव हैड मिसयूज्ड इट पावर, लेकिन जुडिशरी ने उसको जो है हटा दिया. द जुडिशरी वर्क्स अंडर, मतलब कि अपने पावर के अकॉर्डिंग करती है, नॉट अंडर पॉलिटिकल पार्टीज. एंड हमारे जो जजेस होते हैं, मतलब जो हाईएस्ट, the chief justice, they are appointed on the basis of their seniority. मतलब मैं भी हूं, मेरे साथ और 4 जने हैं, हम में से जो सबसे ज्यादा सीनियर है इन टर्म्स ऑफ सर्विस, जिसका सर्विस ज्यादा है, उसको हम बनाते हैं. लेकिन वो अपने आप नहीं बनता है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिलकर दे टेक द डिसीजंस. एंड वंस a person has been appointed as a chief justice, they cannot be removed. अगर उनको रिमूव करना पड़े बाय चांस, ऐसा हुआ भी है, देन देयर इज वन मोशन, मतलब कि आपको पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन करके यू हैव टू इम्पीच. मतलब इफ देयर इज सम सीरियस क्रिमिनल केस अगेंस्ट दैट जज, उनसे बहुत बड़ी कोई गलती हुई है, देन इम्पीचमेंट मोशन को डाला जाता है. एंड दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स जब उस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, तभी उस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं. दैट मीन्स हमारे यहाँ जो जुडिशरी है इट इज इंडिपेंडेंट. कोई पॉलिटिकल पार्टी आया, हमें जज पसंद नहीं है, इसको हटा दो, ऐसा नहीं कर सकते. दैट इज वाई we say Indian judiciary is called as independent. And now for the past few years Indian judiciary has also got, मतलब उन्होंने और भी बहुत कुछ अच्छा किया है. पहले हमारे यहाँ पर वीडियो क्लिपिंग्स या पेपर में कुछ भी आता था, they were not taken that much, but now the judiciary जो है, they even take the paper clipping, they try to find out
मतलब जरूरी नहीं है कि हम केस पेश कर रहे हैं. They even take up the cases themselves. They try to find out where there is problem और वो उसको भी solve करने की कोशिश कर रहे हैं, which is really a very good move. पहले हम केसेस मतलब कि प्रेजेंट करते थे तो दे वर टेकन, बट नाउ इवन द न्यूज़पेपर क्लिपिंग से इवन जो जुडिशरी है वो अपने आप भी लेती. दिस वे द जुडिशरी इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंस्टीट्यूशन. तो इन अनदर वर्ड ये जो चैप्टर है आपका, दैट इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इज अबाउट how what is the meaning of institution, that is legislative, executives and judiciary milkar, how they are elected, what are their powers, and what are the things that what are the functions they basically do. ये हमारा है working of institutions. As in the very beginning I have already told, ये जो chapter है it is long, very long, as well as it is very very important also from examination point of view. तो you have to, अब आपको उसे learn कैसे करना है, आपने तो अभी देखा भी होगा, and I bet that you might have slept also. आपको इस चैप्टर को यू हैव टू डिवाइड इनटू पोर्शंस. लाइक हमारा पहला वाला पोर्शन था अबाउट सेटिंग ऑफ अ कमीशन, ये वाला जो आपका ऑफिस मेमोरेंडम वाला. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का क्या मीनिंग होता है ये हमने पढ़ना है. फिर उसके बाद आपको इसको डिवाइड कर देना है इनटू पार्लियामेंट, देन आपका लेजिस्लेटिव्स के अंदर आपके लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव्स में परमानेंट, एंड आपको इसको जो है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, एंड यू हैव टू लर्न इट साइड बाय साइड. देन ओनली दिस चैप्टर वुड बी क्लियर टू यू. एंड दिस चैप्टर इज प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट, जब हम बात करते हैं जुडिशरी, विच आर ऑल कॉमन इन अवर डाइनिंग टेबल, हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो वी मस्ट नो हाउ दे आर फॉर्म, व्हाई दे आर फॉर्म. एंड अभी आप लोग स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली आप में से कोई एक ऐसा होगा जो आईएएस ऑफिसर बन रहा होगा. टुमारो मे बी वन ऑफ यू इज एन आईएफएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर. So these will be helping you. So that is all in the chapter that is working of institutions.